हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके ट्यूजर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 के लिए, जिनका फाइनल एग्जाम फरवरी में होना है। और निश्चित रूप से इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही होगा, इस वीडियो को पहले आप अच्छा से एक बार स्पीड बढ़ा करके 1.5 में सुन लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है, तो आप इसको सीरियसली लीजिए और अच्छा से ध्यान से सुनिए। और अगर आप 9th में भी पढ़ते हैं तो भी इस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे ये वाला पढ़ना पड़ेगा ही। तो ठीक है, लेट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का ये चौथा चैप्टर है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। और चैप्टर इकोनॉमिक्स का चाहे चौथा हो चाहे कोई भी हो, आपको वित्तीय संस्थाएं के बारे में आपको सभी को जानना चाहिए। आप चाहे जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी कंपटीशन वगैरह एग्जाम देते हैं, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए और ये काम आता है एग्जाम में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वित्तीय संस्थाएँ क्या होती है, तो लिखेंगे कि वित्तीय संस्थाएँ हमारे देश की वे संस्थाएँ जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। हम लोग को जब भी कभी ज़रूरत पड़ता है लोन का या फिर पैसे का, तो हमारा जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो हमें समय पे पूर्ति करता है। ये हमारी वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार है। वित्तीय संस्थाएं देश के केंद्रीय बैंक, यानी जो देश के केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। मतलब जितना भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो सभी आरबीआई के मापदंड पर काम करती है। जैसा वो गाइडलाइन देती है उस हिसाब से सभी बैंक काम करते हैं। इसमें सहकारी वित्तीय संस्थाएं होते हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा जो स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो सरकार के द्वारा संपोषित की जाते हैं, वो सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। जैसे कि अभी हम लोग देखते होंगे कि हम लोग को जब भी जरूरत पड़ता है पैसे का, लोन का, तो हम लोग जाते हैं बैंक के पास, व्यावसायिक बैंक के पास, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI, पंजाब नेशनल बैंक है, PNB, इलाहाबाद, और भी ऐसे बहुत सारे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे बैंक है। तो जितने भी सरकार के द्वारा संचालित की जाती है वो सभी बैंक जो है वो सरकारी वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत आती है। और एक होता है जो सरकार के अंतर्गत तो है लेकिन वो अर्ध सरकारी जो होती है, जैसे ऐसे वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देश में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब सरकार के द्वारा तो चलेगा ही, लेकिन ये पूरी तरह से सरकार का नहीं है, ये इसमें अर्ध सरकारी है। और ये जो है आरबीआई गाइडलाइंस में जरूर चलेगी। और इसमें जो होता है कि हमारा जो भी वित्तीय आवश्यकता है उसका पूर्ति करता है। और ये अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं होती है जिसमें केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार ये लोगों को लोन और ये सब वगैरह प्रोवाइड करती है। तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देश में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में बात करेंगे तो कौन सा आता है, तो आपको सरकारी के बारे में बता देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, PNB। लेकिन ये अर्ध सरकारी में जब आएंगे तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि ये सब आते हैं जो अर्ध सरकारी बैंक के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, मतलब छोटे मोटे। तो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंदों को या गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर, मतलब एक स्वयं सेवा मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, महिला लोग का भी बनता है, उसमें कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की आवश्यकता करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं के क्षेत्र में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से, बांग्लादेश को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, यहाँ पर को लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर दे रहे हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना, बांग्लादेश को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो है ना, ये जब बांग्लादेश से शुरू हुआ था, आज इंडिया में बहुत सारे जगह पे चल रहा है। इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, SHS। मतलब इसमें क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कि इसमें महिलाओं लोग के द्वारा टीम बना करके और कुछ लोग छोटे पैमाने पे पैसा को जमा करते हैं और जिनको ज़्यादा ज़रूरत होता है उन्हें कम पैसे पे लोन दे दिया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की आवश्यकता करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं के क्षेत्र में बांग्लादेश को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो उनका नाम है, जो ये प्रयास किए हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का प्रयास सराहनीय है। तो यहाँ पर को कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक गलत लिखा हुआ है। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार का होता है। तो वित्तीय संस्थाएं जो होता है कितना प्रकार का होता है पूछा जा सकता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, एक होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं।
राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं होती है, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीति का निर्धारण करती है। मतलब राष्ट्र है तो पूरा देश के लिए नीति निर्धारण करती है और ये भी जो है निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मतलब जो राष्ट्र के लिए वित्तीय संस्थाएं प्रदान करती है उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहलाते हैं। और एक होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो राज्य के लिए वित्त और साख नीति का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राज्य स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य का संपादन करती है, उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं जो होता है राज्य सरकार के द्वारा देखा जाता है, और जो ये केंद्र वाला होता है ये केंद्रीय वित्तीय संस्थाएं होती है। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास संस्थाएं के दो अंग। अब राष्ट्रीय जो विकास संस्था है उसके दो अंग हैं, एक है भारतीय मुद्रा बाजार और एक है भारतीय पूंजी बाजार। अब समझना है कि भारतीय मुद्रा बाजार क्या है। तो ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। मतलब भारतीय मुद्रा बाजार क्या करता है कि थोड़ा समय के लिए और थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आपको वित्तीय प्रबंधन करवाता है। तो इसमें क्या होता है कि भारतीय मुद्रा बाजार जो होता है उसमें कोई उद्योग करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए आपको कुछ समय के लिए लोन दे देता है या फिर थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, लेकिन दीर्घकालीन लोन नहीं देता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दीर्घकालीन लोन जो देता है वो भूमि विकास बैंक देता है। तो आप इसको भारतीय मुद्रा बाजार को नोट कर लीजिएगा। और एक है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार ऐसा मौद्रिक बाजार है जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। देखिए ये जो होता है भारतीय मुद्रा बाजार, तो भारतीय मुद्रा बाजार जो होता है वो कम समय के लिए लोन देता है, लेकिन जो भारतीय पूंजी बाजार है मतलब उसका पूंजी ज़्यादा है तो ये दीर्घकालीन और बड़ा लोन देता है। एक है भारतीय मुद्रा बाजार के दो क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। भारतीय जो मुद्रा बाजार को इसको दो क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। देश के संगठित बैंक प्रणाली के तीन प्रकार है और संगठित में तीन प्रकार है, एक है केंद्रीय बैंक, एक है वाणिज्य बैंक और एक है सहकारी बैंक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था है और ये शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रिया का दिशा निर्देशन में संचालन करती है। और केंद्रीय बैंक जो आरबीआई को रिजर्व बैंक का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई का जो स्थापना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ये तीन में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है। वाणिज्य बैंक के बारे में बात करते हैं। तो वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। वाणिज्य बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, एक होता है निजी वाणिज्य बैंक। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, तो जो वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है उसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। और एक होता है निजी वाणिज्य बैंक, जो वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम नहीं करती है उसे निजी वाणिज्य कहते हैं। मतलब देखिए, जो राष्ट्रीयकृत होगा वो सरकार का देख रेख में करेगा और जो निजी होगा किसी का अपना होगा तो डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगा बल्कि अपने हिसाब से चलाता है। एक है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का मतलब होता है आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर, मतलब सहकारी का मतलब होता है कॉपरेशन। तो आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार के 4 प्रकार है। भारतीय पूंजी बाजार के कितना प्रकार है? तो 4 प्रकार है। एक होता है प्रतिभूति बाजार, दूसरा होता है औद्योगिक बाजार, तीसरा होता है विकास वित्त संस्थाएं और चौथा होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती है भारतीय पूंजी बाजार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई में एक संगठित पूंजी बाजार है जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है। पूछेगा पूंजी बाजार जो दीर्घकालीन लोन देता है इसका प्रधान क्षेत्र कहाँ पे है? तो मुंबई में है और मुंबई के दलाल स्ट्रीट, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो भारतीय पूंजी बाजार है उसका प्रधान क्षेत्र कहाँ है? तो मुंबई के दलाल स्ट्रीट, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 स्तर पे होते हैं, जैसे संस्थागत और गैर संस्थागत। प्रमुख संस्थागत वित्तीय संस्थाएं तो उसमें होता है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नबार्ड। और ये भूमि विकास बैंक जिसको आप देख रहे हैं ना, यही जो भूमि विकास बैंक है लॉन्ग दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करता है। भूमि विकास बैंक, इससे भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। सहकारी बैंक,
राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय सहकारी साख व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समिति, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और बिहार में 25 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है। पूछेगा बिहार में कितना सहकारी बैंक कार्यरत है, तो आपका ये लिए क्वेश्चन तैयार होगा 25 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है। प्राथमिक सहकारी समितियाँ, तो प्राथमिक साख समिति अल्पकालीन की व्यवस्था करता है। जो प्राथमिक सहकारी या साख समिति होता है वो कम समय के लिए लोन आपको प्रोवाइड करता है। एक गांव के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्राथमिक साख समिति का निर्माण करना है तो एक गांव में कोई भी कम से कम 10 लोग मिलकर के शुरू कर सकते हैं। बिहार में 6542 प्राथमिक सहकारी कृषि समिति। अभी बिहार में पूछा जा सकता है कितना सहकारी समिति है बिहार में, 6542 है। और भूमि विकास बैंक, तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। जो भूमि विकास बैंक का काम क्या है, दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाता है ना। तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है और ऋण का व्यवस्था करता है। भूमि विकास बैंक का पुराना नाम भूमि बंधक बैंक था। और भूमि विकास का पुराना नाम पूछेगा तो लिख दीजिएगा भूमि विकास का जो पुराना नाम है वो भूमि बंधक बैंक है। क्या नाम है, भूमि बंधक बैंक था भूमि विकास का पुराना नाम। भूमि विकास बैंक को सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। मतलब भूमि विकास जो बैंक है उसको सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। मतलब गांव का विकास करने के लिए और कॉर्पोरेशन के लिए कृषि का भूमि विकास बैंक का स्थापना हुआ, इसीलिए इसको भूमि विकास बैंक, सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, व्यवसायिक बैंक जो हम लोग को खुला था, तो व्यवसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था और इसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। व्यवसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जाता है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1975 में हुआ। ये पूछा जा सकता है तो इसको आप नोट करके रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ, 1975 में हुआ है। और देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अभी देश में कितना ग्रामीण बैंक है क्षेत्रीय, तो 196 ग्रामीण बैंक है। और इसके बाद आप लोग रेडी रहिए आगे नाबार्ड के बारे में जानने के लिए कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्त की सुविधा प्रदान कराता है या करता है। व्यावसायिक बैंक के कार्य, व्यावसायिक बैंक क्या करता है, हम लोग को जो पैसा होता है उसको जमा करते हैं तो उसको स्वीकार करता है। तो जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण जरूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड करता है, समान उपयोगिता संबंधित कार्य करता है। और एजेंसी, यहाँ पर एजेंसा लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, आप इसको ठीक से कर लीजिए। इसको एजेंसी लिख लीजिएगा, है ना, ऐसे अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं एजेंसी, तो एजेंसी याद रखिएगा, एजेंसी यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो एजेंसी संबंधित कार्य करती है। और व्यावसायिक बैंक जो होता है वो जमा राशि को 4 प्रकार से स्वीकार करता है। मतलब जमा करने के लिए पैसे आते हैं तो 4 तरह से पैसा जमा होता है। एक तो अस्थायी जमा होता है, अस्थायी जमा को फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ये जो अस्थायी जमा जो है यहाँ पे दिखा हुआ, इसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जो एक बार आप जमा कर दीजिएगा तो अच्छा टाइम तक उसमें रखना पड़ेगा। एक चालू जमा, इसको करेंट कहते हैं, करेंट अकाउंट कहते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक होता है संचयी जमा जो हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बचत खाता। तो हम लोग जो खुलवाते हैं बचत खाता ही खुलवाते हैं, तो हम उसको संचयी जमा कहते हैं। बचत खाता को संचयी जमा कहते हैं, जो बचत खाता हम लोग खुलाते हैं, सेविंग अकाउंट। और एक होता है आवर्ती जमा जिसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट ये जो होता है हर महीना हम लोग एक टाइम पे जमा करते हैं और 2-3 साल के बाद चाहेंगे तो पैसा इंटरेस्ट के साथ निकाल सकते हैं। चलिए समझाते हैं सभी को। अस्थायी जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो अस्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि, जैसे कम से कम 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है। मतलब कम से कम 1 साल से आपको ऊपर का जमा करना पड़ेगा तभी फिक्स हो सकता है। इस अवधि के अंदर साधारणतः रुपया नहीं निकाला जा सकता और इस अवधि तक मुश्किल से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। बहुत इमरजेंसी होगा अगर आप निकालिएगा तो आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। अस्थायी जमा को सावधि जमा भी कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि अस्थायी जमा को कौन सा जमा कहते हैं, तो अस्थायी जमा को जो है ना सावधि जमा भी कहते हैं। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। चालू जमा क्या होता है, चालू मतलब करेंट, तो करेंट डिपॉजिट क्या होता है, तो चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा कर सकता है या निकाल सकता है। आप चाहे तो एक दिन में 2-3 बार भी निकाल सकते हैं। चालू जमा को मांग जमा भी कहते हैं। और चालू जमा को क्या कहते हैं, तो चालू जमा को मांग जमा भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये चालू जमा को क्या कहते हैं, तो मांग जमा भी कहते हैं। एक है संचयी जमा जो हम लोग रखते हैं बचत खाता। तो संचयी जमा खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित होता है। हम लोग पैसा जितना भी जमा करें, लेकिन एक महीना में हम लोग एटीएम से 5 बार और बैंक से भी बहुत ज़्यादा बार नहीं निकाल सकते हैं। तो संचयी जमा को हम लोग बचत खाता कहते हैं। तो ये संचयी जमा आता है। और एक है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में क्या होता है ना कि आवर्ती जमा खाते में ग्राहक एक निश्चित रकम
एक निश्चित अवधि को के लिए जमा करता है। मतलब जैसे हर महीना मान लें 15 तारीख को आपको पैसा मिल जाता है, आप चाहते हैं 10,000 रुपये हर महीना बैंक में छोड़ दें, तो हर महीना 15 तारीख को बैंक में आप 10,000 रुपये छोड़ेंगे और मान लेते 3 साल तक आप छोड़ते हैं तो आपका 4,80,000 के आसपास में कितना जमा होता है देख लीजिएगा। तो जितना पैसा आपको जमा होगा इंटरेस्ट के साथ आप चाहिएगा तो पैसा फिर आपको बाद में मिल जाएगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट होता है आवर्ती जमा, वो खाते में ग्राहक को एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करता है और इसके बाद उसे एक निश्चित रकम प्राप्त होता है, उसमें भी ब्याज के साथ में। आवर्ती जमा समयावधि भी जमा भी कहते हैं, तो आवर्ती जमा को समयावधि जमा भी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा एक क्वेश्चन बन सकता है कि आवर्ती जमा को समयावधि जमा भी कहते हैं। व्यवसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण, तो व्यवसायिक बैंक के द्वारा क्या क्या ऋण दिया जाता था, एक देता है अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, नगद साख, अधिविकर्ष, विनियम बिलों का भुनाना, यहाँ गुनाना नहीं लिखा है, यहाँ भुनाना है, यहाँ थोड़ा सा आप ठीक करिएगा, ये कभी कभी गड़बड़ा जाता है तो ये सब चीज़ को हम लोग को देखना पड़ता है। यहाँ पर भुनाना लिखा है, भ है, इसको आप याद रखिएगा, भुनाना, भू ना और ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, भुनाना लिखा हुआ है, यहाँ गुनाना दिख रहा होगा तो आप देख लीजिएगा कि जो व्यवसायिक बैंकों का जो होता है ना, व्यवसायिक बैंक जो दिए जाने वाले ऋण के प्रकार, तो व्यवसायिक बैंक कैसा कैसा ऋण देता है, तो एक होता है अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, मतलब कम समय के लिए ऋण देता है, एक नगद साख देता है, एक अधिविकर्ष देता है, एक विनियम बिलों का भुनाना और ऋण एवं अग्रिम। देखिए चलिए समझाते हैं। अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, तो अल्पकालीन ऋण यह ऋण कम समय के लिए है ना, अल्पकाल के लिए दिया जाता है, मतलब कम समय के लिए। जैसे कितना दिनों के लिए दिया जा सकता है, तो 1 सप्ताह के लिए दिया जा सकता है, 1 महीना के लिए दिया जा सकता है। नगद साख क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को ऋण पत्र, व्यवसायिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। एक होता है अधिविकर्ष, जब कोई बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। मतलब किसी खाता मान ले 1 लाख रुपया और उसको जरूरत है 1,10,000 का, तो बैंक उसको देगा पैसा 1,10,000 रुपया उसका क्रेडिट के हिसाब से, लेकिन उसे अधिविकर्ष कहते हैं और बाद में उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा को जमा करना पड़ेगा। एक होता है विनियम बिलों का गुनाना नहीं, यहाँ भुनाना है, बार बार यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, अब हमको भी कॉपी लेने से पहले सबका चेक करना पड़ेगा सही है कि गलत है। यहाँ पे भुआ लिख दीजिएगा, है ना, भुनाना है, फिर से हमको लिखना पड़ेगा भुनाना, यहाँ गुनाना नहीं पढ़ना है, भुनाना, है ना। तो विनियम बिलों को भुनाना, व्यवसायिक बैंक विनियम बिलों को बनाकर भी ग्राहक को ऋण प्रदान करती है। क्या करता है, जैसे कोई सामान आपका बैंक का जमा है, चाहे सोना या कुछ भी चीज़ है, ज़मीन है, तो उसको क्या करता है कि दूसरे को दे देता है और उससे अच्छा पैसा ले करके उसी पैसा से हम लोग का पैसा कमा के हम लोग को कुछ इंटरेस्ट के रूप में देता है। ऋण एवं अग्रिम, 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। जो ऋण और अग्रिम जो दिया जाता है तो एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। जितना भी टाइम के लिए आपको दिया गया, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना अवधि के लिए आपको दिया गया, 1 वर्ष या निश्चित अवधि के लिए जितना साल के लिए दिया गया, तो उसे ऋण या अग्रिम कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं है, 5 मिनट और है, आराम से बैठे रहिए। व्यवसायिक बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अन्य क्या क्या सेवाएं हैं, तो यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करता है। जैसे और भी बैंक बहुत सारा काम करता है, पैसा जमा करने के अलावा, लोन देने के अलावा और क्या क्या काम करता है, तो यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करता है, लॉकर की सुविधा देता है, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है, व्यापारिक सूचनाओं एवं आंकड़ों एकत्रित करता है और व्यावसायिक बैंकों की एजेंसी संबंधित कार्य करता है। जैसे चेक, बिल और ड्राफ्ट का संकलन करता है, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे किस्त का भुगतान करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का स्थानांतरण करता है। बैंक जो है अपना लेन देन के अलावा बहुत सारा काम अलग से भी करती है जो आपको जानना चाहिए। सहकारिता क्या है, तो सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, मतलब कोऑपरेशन। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षापूर्वक या स्वेच्छापूर्वक, यहाँ सुरक्षा लिखा गया, यहाँ स्वेच्छा लिखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, हमको चेक नहीं किए थे कॉपी को, पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पर आप स्वेच्छा लिखिएगा, है ना, यहाँ सुरक्षा की जगह लिखिएगा स्वेच्छा, थोड़ा मिस्टेक है, तो आप इसलिए बोलते हैं पहले आप इस वीडियो को आप अच्छा से एक बार सुनिए, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ ठीक करना है, और आप ठीक से लिखेंगे तो एग्जाम में कोई भी नंबर कटेगा नहीं। तो ये सब जरूरी है, वीडियो को देखना, भले कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सहकारिता वह संगठन इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके स्वेच्छापूर्वक अपने मर्जी से मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं
उसे सहकारिता कहते हैं। और जैसे होता क्या है कि मान लें कुछ एक पूंजी वाला लोग है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन एक लोग पास पैसा कम है, तो जिनके पास कम पैसा, बहुत सारे लोग मिल करके पैसा जमा करके एक बड़ा बिजनेस या कुछ बड़ा व्यवसाय करके पैसा कमा सकते हैं, उसे कहते हैं सहकारिता। सहकारिता का सिद्धांत, तो सहकारिता के साथ सुप्रत्येक के लिए मतलब और सब प्रत्येक, मतलब यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, जो भी लिखी है थोड़ा ज़्यादा ही गलती है इसमें, तो आप इसको देखिए क्या करिएगा। यहाँ पर लिखना है आपको कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए। मतलब सहकारिता का सिद्धांत क्या है कि सब प्रत्येक के लिए, सब जो है ना वो प्रत्येक के लिए, सब प्रत्येक के लिए, और प्रत्येक जो है वो सब के लिए, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक है सब के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहकारिता के 3 आधारभूत सिद्धांत है। सहकारिता कितना आधारभूत सिद्धांत है? तो 3 आधारभूत सिद्धांत है। सहकारिता संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। सहकारिता का प्रबंधन और संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। सहकारिता का आर्थिक उद्देश्य से नैतिक और सामाजिक तत्व शामिल रहते हैं। भारत में सहकारिता का विकास 1904 में सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ था, और सहकारिता समिति के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। सहकारी समिति की प्रगति की समीक्षा एवं इसके विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 में मैगलेन समिति नियुक्त की गई थी, और 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई। ये जितना भी सब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको आप अच्छा से एक बार सुन करके एक बार नोट कर लीजिए, सब काम आएगा। और अब हम समाप्त करें इस वीडियो को, बस थोड़ा सा लास्ट है, बाकी इसका डिटेल्स वाला चाहिए तो आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास ज़्यादा जरूरी है ऑनलाइन के साथ साथ। तो स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है, जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्य को पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधि चलाकर गांव की विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म वित्त योजना। तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा या जिला में गरीब परिवार को सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। जितना भी वित्तीय संस्थाएं मैं आपको बताए हैं, इसमें से कुछ चीज़ छूट गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी स्कूल में है उनको ऑफलाइन में क्लास में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन में भी करना मेरे लिए पॉसिबल है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारा कुछ है नहीं और टाइम थोड़ा कम बच पा रहा है। तो आप लोग करना क्या है कि जो भी वीडियो को आप देख रहे हैं उसको 1 से 2 बार सुनिए और अच्छा से नोट करिए, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन बच गया है तो आप उसको कमेंट में जाकर कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो क्या करेंगे कि इंडिविजुअल एक एक करके सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद आपके पास टाइम कम रहेगा, तो तब तक मेरा प्लान चल रहा है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप चैनल में बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। धन्यवाद।